डॉक्टर जैन, अब बारिश आने को ही है, मानसून दस्तक देने को है और हमारा तो शहर ही पानी का शहर है, झीलों का शहर है। ऐसे में यहाँ पर जल संरक्षण की क्या महत्वपूर्णता है? वैसे तो हमारा ये झीलों का शहर है, झीलें भगवान की दया से इस बार भरी हुई है, पर हमने वो समय भी देखा है कि जब हमने इस फतेह सागर में और वहां पर साइकिलें चलाई थी तो कोई नहीं कह सकता कि कितनी बारिश होगी या नहीं होगी। परंतु उससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, क्यों हमें ये पानी की संरक्षण करना चाहिए। इतनी झीलें होते हुए भी हमारे हर चौथे पांचवें घर में ट्यूबवेल है और उस ट्यूबवेल का लेवल हर साल गिरता जा रहा है। तो झीलें भले ही भरी हो, लेकिन उसका हमारे गिरते हुए भूजल से कोई रिश्ता नहीं है। यानी जो जिस घर से जो निकाल रहा है उसी को दान देना होगा, नहीं तो ये इस भरोसे रहे कि भी हमारी तो झीलें भरी है, हम भी निकाले जाएं, तो उससे काम चलेगा नहीं। पानी का लेवल कम भी होता जाएगा और उससे ज्यादा जो खतरनाक बात जो मैं एज ए डॉक्टर मेरे को जो बता लगती है और दिखती है कि जो लेवल कम होता जाएगा, प्रदूषण का लेवल भी बढ़ता जाएगा। उनमें जो केमिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मात्रा बढ़ती जाएगी, जो हमारे शरीर को और विशेष तौर से जो बच्चे हैं उनके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए जो आ रही बारिश और हमारा गिरता हुआ भूजल, उसको बढ़ाने के लिए वर्षा जल का संचय करना आवश्यक है। डॉक्टर जैन, वर्षा जल के संचयन की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बातें तो सब लोग करते हैं, सरकारी नियम कायदे भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, 100 नहीं शायद 101% सहमत हूं, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से इस काम में कर रहा हूं और आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक करीब 9000 मेल्स, चिट्ठियां या समझो मेल्स, और उसमें अगर हम खर्चा काउंट करूं, पहले तो अब तो मेल आ गया, उससे पहले तो एक लिफाफा बनाना, एक चिट्ठी बनाना, उसको टाइप कराने जाना, यानी कम से कम एक लिफाफे पे 20 रुपया खर्च होता। तो 1 लाख रुपए के तो मैं पत्र व्यवहार कर चुका हूं। और दुखद बात तो यह है कि जितना रेस्पॉन्स आना चाहिए था, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे एनजीओज की तरफ से हो या समाज की तरफ से हो, वो नहीं आ पा रहा है। देख सभी रहे हैं कि भाई भारत के 21 शहर पानी रहित हो जाएंगे 2020 में। तो जितना जयपुर में, उसमें जयपुर का नाम भी है हमारे राजस्थान में, मैं समझता हूं वहां पर तो जब मैं कंपेयर करता हूं उदयपुर से, तो जितनी जागृति उदयपुर में उसके कंपेरिजन में तो वहां तो 1% भी नहीं है, जबकि वहां जागृति यहां से 20% ज्यादा होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये कि भाई जितना सरकार के लेवल पे या जितना आग्रह होना चाहिए, स्पेशली क्योंकि भूजल को हम अधिक से अधिक काम में ले रहे हैं और उसी का लेवल करता जा रहा है, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर जैन, पश्चिमी राजस्थान में बहुत सारे घरों में, ज्यादातर घरों में, खासतौर पर गांवों में ये परंपरा रही कि वो एक टांका बनाया करते थे, यानी जो बरसात का पानी, जितनी भी बरसात वहां होती थी, उसमें इकट्ठा होता था और साल भर पीने के लिए काम में आता था। इस तरह की परंपराएं गांव के अंचलों में यहां रही तो क्या ये नल का पानी आने से वो खत्म हो गई? देखो, नल का पानी आने का लाभ भी हुआ तो हानि भी बहुत हो गई। वो जो परंपरा है लगभग समाप्त होने की उस पे है। तो जो जल संचय का जो एक भाव समाज के अंदर था, अब क्योंकि वो नल के थ्रू आ रहा है तो वो भाव बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है। और ये भी आ रहा है कि भाई इतनी कम कीमत पे इतना पानी, तो जिसकी कीमत नहीं उसकी कीमत नहीं। यानी मुझे कई बार मैं कहता हूं मजाक में कि भाई अगर भगवान तुम्हारी छत पे बरसने का कभी इतना पानी बरसूंगा और इतना लूंगा, तो शायद हमको जल्दी समझ में आ जाए। डॉक्टर जैन, बताएं कि वर्तमान में उदयपुर और इसके आसपास के जो भी इलाके हैं, इनमें भूजल की क्या स्थिति है? जो मेरी जानकारी है, लगभग भूजल हर साल गिरता ही जा रहा है। किसी साल जैसे बारिश अधिक हो गई तो कुछ लेवल बढ़ा है, कहीं कहीं पर शहर में भी बढ़ा है, लेकिन वो हम जो 8 माह दोहन और 4 माह दान, एक फार्मूला होना चाहिए। 8 महीने आपने दोहन किया भूजल का, तो 4 महीने दान तो करो। तो वो दान का तो वो 0 है, तो हम दोहन ही दोहन करते जा रहे हैं,
तो निश्चित बात है कि आपने बैंक में से पैसे निकालते जाओगे तो निश्चित है तो आपका वो बैंक खाता खाली होना ही है। क्या कुछ छोटे मोटे ऐसे उपाय करें जिससे ये भूजल जो है उसका स्तर भी बढ़ सके और वर्षा जल का वे संचयन कर सके? देखिए, जो भी व्यक्ति जिनके यहाँ ट्यूबवेल है, बोरवेल है, हैंडपंप है या उसके मकान में कुआं निकला है, तो जिसके घर में कुआं निकला है वो तो बहुत भाग्यशाली है, जिसके घर में प्लॉट के अंदर कुआं निकला है। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास है, साहब इस कुएं को हम बंद करवा देते हैं, भरवा देते हैं और इस पर निर्माण करते हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर के अंदर कुआं निकला है, ये वो जितना भी छत का पानी है इसको इस कुएं के अंदर थ्रू फिल्टर डाल दीजिए, तो आपका कुआं तो भरेगा, परंतु आपके आसपास के 1 किलोमीटर रेडियस के जितने भी लोग इससे जुड़े हुए होंगे, ये पुण्याई डबल हो जाएगी। यानी आप एक भूमिगत प्याऊ बनाओगे। हमारे पुरखों ने ये बावड़ियां बनाई और कुएं बनाए, तो आप तो भाग्यशाली हो, इसको रिचार्ज करो। और जिनके घर पे ये नहीं है और ट्यूबवेल है, तो दान आपको 4 महीने करना ही है। ये बारिश का सीजन आ रहा है और हम भगवान का दिए हुए सुजल यानी शुद्ध जल को मुजल बना रहे, यानी मूत्रजल बना रहे हैं। नाली में डालो तो मूत्रजल हो गया, तो क्यों नहीं हम इस भगवान के दिए इस पानी को हमारे ट्यूबवेल में डालें, तो हमारे ट्यूबवेल का लेवल भी बढ़ेगा। कैसे डालेंगे? किसी के घर की छत से पानी बहकर नालियों के जरिए सड़कों पर बह रहा है, वो इस पानी को ट्यूबवेल में कैसे डालेगा? बहुत ही सिंपल है। जिस टेक्निक को हम अपना रहे हैं पिछले 20 साल से, वो देवास वाटर फिल्टर है। यानी एक सिर्फ 4-5 फीट का एक फिल्टर है, सिंपल फिल्टर है और उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल बात भी नहीं है और उसकी लाइफ भी लगभग 20 साल तो मानते ही हैं अपन। और वो एक अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव, यानी वो सिर्फ 4-5 हजार का एक फिल्टर है। उसके थ्रू पहले हम पानी को पास करेंगे, छत का पानी जो जितने सारे नाले उनको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में उस अपने ट्यूबवेल के पास लाएंगे और पास में लाने के बाद में ये फिल्टर लगाएं। उस फिल्टर में जाने से पहले एक हम ड्रेन वाल्व दे देंगे। यानी आजकल देखिए छत पे कोई सोता नहीं, तो छत के ऊपर बहुत कचरा वगैरह सब होता है, तो पहली दूसरी बारिश को उस ड्रेन वाल्व से हमने बाहर निकाल दिया। उसके बाद में हमने फिल्टर का वाला वाल्व खोला, तो जो साफ पानी है उस फिल्टर के थ्रू पास होगा और उसके बाद में हम उसको जो है ट्यूबवेल से ऐसे जोड़ेंगे जैसे में डॉक्टर, हम लोग अस्पताल में जाते हैं और हमारी ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो हमने उसकी जो केसिंग है उस केसिंग के अंदर छेद कर दिया। तो ये सारा भगवान का दिया हुआ प्योर पानी सुजल फिल्टर के थ्रू पास होगा और पास होने के बाद में हमारे ट्यूबवेल की केसिंग के अंदर हमने छेद किया, उसके अंदर से भूजल के अंदर चला जाएगा, तो निश्चित हमारा लेवल भी बढ़ेगा। और उससे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्योरेस्ट वाटर है, तो उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट। डॉक्टर जैन, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पानी कहीं भी जाए, बहकर भी जाए, कहीं न कहीं तो जा ही रहा है, तो वहां ये संग्रहित तो हो ही रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है और मुझे खुशी में आपने पूछा। देखिए, जब अगर आप 15 लीटर की एक बाल्टी एक कच्ची जमीन पर आप डालेंगे तो भूजल लेवल पर यानी करीब 200 फीट के वहां तक उस 15 लीटर की बाल्टी में से 15 ml पानी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारी पूरी धरती प्यासी हो गई है। तो वो जितना आपका 15 लीटर पानी है वो उसमें से 5 लीटर, तो इसी तरह आपके कहीं न कहीं जाएगा, तो ज्यादा तो सब आयर की नदी में जाएगा जो कि अब नाला बन चुका है, और बाकी 5 से 10% लेवल ही वो उस लेवल तक पहुंच पाएगा जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। तो निश्चित बात है, वो ये बात तो है, लेकिन इस बात बीच में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पहले एक सिस्टम था कि भाई जो सड़क के दोनों तरफ कच्ची जमीन छोड़ी जाती थी और फुटपाथ भी हमारे कच्चे रखे जाते थे, वो उसके पीछे हमारे पुरखों ने बहुत सोच समझ के कच्ची जमीन छोड़ी थी ताकि वो नेचुरल रिचार्ज जो है वो होता रहे, चाहे वो 5 या 10% हो। अब हमको आर्टिफिशियल के रिचार्ज की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हम 80% उसमें से निकाल रहे हैं, तो आप जिसमें निकाल रहे हो उसमें आपको नहीं डालोगे तो नेचुरली, क्योंकि हमने वाल टू वाल सड़कें बना दी, फुटपाथ पक्के कर दिए, तो हमने बाहर के जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए और अंदर भी हमने घर में पक्का कर दिया। नहीं गंदगी होती, तो अंदर भी पक्का बाहर भी पक्का, और आप निकाला जा रहे हो तो जाएगा कहां से भाई पानी। तो इसलिए
हमको जो ये नेचुरल रिचार्ज की बजाय अब आर्टिफिशियल रिचार्ज करना पड़ा, क्योंकि हमने पानी का जरूरत से ज्यादा दोहन करना शुरू कर दिया।